हेलो लिसनर्स, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर आपका स्वागत है। आज 6 फरवरी 2023 का द हिंदू विश्लेषण। खबरों की शुरुआत करेंगे अमेरिका और चीन के बीच में चल रहे टकराव की। दरअसल कल मैंने अपनी द हिंदू विश्लेषण की जो खबर बताई थी उसमें यह बताया था कि अमेरिका में एक उड़ता हुआ गुब्बारा देखा गया है जिसको अमेरिका ने जासूसी गुब्बारा कहा है। तो खबर में कुछ नया नहीं है। मोन्टाना जो प्रांत है अमेरिका का, जहां उन्होंने अपने परमाणु हथियार रखे हुए हैं या मिसाइलें रखी हुई हैं, तो कहा जा रहा है कि वो गुब्बारा जासूसी कर रहा था। चीन ने कहा कि जो आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा था वो तो गलती से पहुंच गया अमेरिका। तो ये सारी बातें मैंने कल बता दी थी। अब क्योंकि अमेरिका ने अपनी F-22 नाम का जो विमान है, लड़ाकू विमान है F-22, काफी आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है और अमेरिकी वायुसेना का ताज माना जाता है। उस लड़ाकू विमान के थ्रू उस बलून को गिराया गया। अमेरिका की इस कार्रवाई का चीन ने विरोध किया और चीन ने कहा कि ये बहुत बड़ा ओवर रिएक्शन है, मतलब ये अति प्रतिक्रिया कह सकते हो इसको। इतनी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं थी, हमारा तो मौसम की जानकारी लेने वाला बलून था और उस बलून को इन्होंने ऐसे गिरा दिया। तो अगर इन्होंने कार्रवाई की है तो हम भी कार्रवाई कर सकते हैं। बस ये सारी बातें इनके बीच में आपस में चली है। उस बीच मैंने आपको बताया था कि एंटोनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका का विदेश मंत्री है, उसको चीन की यात्रा करनी थी, लेकिन वो चीन की यात्रा अब उसने टाल दी है। उसने कहा कि भाई ऐसा माहौल ही नहीं है कि आपस में बातचीत कर सके। दूसरी खबर परवेज मुशर्रफ से जुड़ी हुई है। कल यानी रविवार को दुबई में परवेज मुशर्रफ की मृत्यु हो गई। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का पूर्व राष्ट्रपति भी है और पाकिस्तान का थल सेना अध्यक्ष भी है। दरअसल मुशर्रफ की जो मृत्यु हुई है वो एमिलोइडोसिस नाम की एक बीमारी, एमिलोइड्स मतलब वो एक प्रोटीन लिंक्ड बीमारी होती है। ये इसमें होता ही है दरअसल कि जो आपके शरीर के अंदर के जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन जो है उनकी संरचना बदल जाती है और प्रोटीन का जो वास्तविक कार्य होता है शरीर में वो कार्य करना वो बंद कर देता है। तो प्रोटीन आपके शरीर के लिए काम करना बंद कर दे तो ये बीमारी हो जाती है एमिलोइडोसिस। अब इस बात पर आओ कि मुशर्रफ का जो पूरा करियर था, मुशर्रफ का जो जीवन काल था, वो काफी विवादों से भरा हुआ रहा। मतलब आप देखिए तो भारत में जो करगिल युद्ध हुआ वर्ष 1999 में, भारत पाकिस्तान के बीच में जो करगिल युद्ध हुआ, करगिल में जो भारतीय सेना की जो पोस्ट होती है यानी चौकियां होती है, उनको कब्जाने के लिए, उन पर कब्जा करने के लिए ऐसा माना जाता है कि परवेज मुशर्रफ ने मास्टरमाइंड है उसका। परवेज मुशर्रफ ने अपनी सेना के माध्यम से उन आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया और वो प्रशिक्षित आतंकवादी जो है वो भारत में घुसपैठ करके करगिल में चौकियों को कब्जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खैर भारतीय सेना ने उनके मंसूबों को नाकाम किया। कारगिल युद्ध होने से पहले दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में पाकिस्तान गए थे। वहां पर लाहौर घोषणा हुई थी और लाहौर घोषणा में से ये लगा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये टकराव की, ये जो दुश्मनी की बर्फ है वो पिघलेगी, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद वो वापस से पटरी से उतर गई बात। उसके बाद कोफी अन्नान ने मार्च 2001 में ये कहा कि भाई भारत और पाकिस्तान को दोबारा बातचीत करनी चाहिए और नेगोशिएशन करने चाहिए। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने मुशर्रफ को भारत बुलाया और कहा कि देखो मुशर्रफ, आगरा में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। 14 से 16 जुलाई के बीच में 2001 में बातचीत हुई, आगरा समझौता हुआ। कुल 5 बिंदुओं पर मुख्य रूप से बात हुई कि परमाणु हथियार जो है वो दोनों देश कम करेंगे, उनका जोखिम कम करेंगे। इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, सीमा पार से जो आतंकवाद है, उस पर जो है पाकिस्तान कड़ा कदम उठाए, इस पर बात हुई। कश्मीर के मसले पर, कश्मीर के मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा व्यापारिक वाणिज्यिक मामले के कैसे एक दूसरे के देश के बीच में वाणिज्यिक मसलों को बेहतर किया जाए, इन सारी चीजों पर बातचीत हुई। लेकिन खैर वही वाली बात कि पाकिस्तान के साथ कोई भी समझौता, कोई भी बातचीत कभी सफल हो नहीं पाई। तो ये मुशर्रफ और भारत के बीच के जो संबंध थे उनका ब्यौरा था। लेकिन मुशर्रफ ने 2007 में आपातकाल लगाया था पाकिस्तान में। मुशर्रफ वो व्यक्ति जिसने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया था, अपना खुद राष्ट्रपति बन गया था। 2007 में जब उसने आपातकाल लगाया, 2008 में आपातकाल हटाया, फिर वो पाकिस्तान से भाग गया। उसके बाद पाकिस्तान में उसके खिलाफ मामला चला, देशद्रोह का मुकदमा, और देशद्रोह का मुकदमा उस पर सिद्ध भी हुआ। मुशर्रफ 2016 से दुबई में ही था और उसके बाद उसको ये बीमारी जब हुई तो उसको लंदन में भी ले जाया गया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो बीमारी से रिकवर होने की स्थिति में नहीं था और कल फाइनली उसकी मृत्यु हो गई।
तो जनरल परवेज मुशर्रफ को लेकर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। वैसे तो मुशर्रफ जो है बलूचिस्तान के जो एक नेता है, बलूचों की आजादी के लिए लड़ने वाले एक नेता है। बुफ्ती जो थे, अकबर बुफ्ती, उनकी भी हत्या का जिम्मेदार है। अकबर बुफ्ती की हत्या के अलावा ऐसा माना जाता है कि जो पश्तून इलाके हैं अफगानिस्तान के, उसमें जो अमेरिका ने बमबारी की थी उसके लिए जमीन जो है वो मुशर्रफ ने उपलब्ध करवाई। इसके अलावा माना जाता है कि भारत में जो संसद पर हमला हुआ, जो अफजल गुरु और उसके पूरे गिरोह ने आतंकियों ने जो हमला किया वो, या फिर जम्मू कश्मीर में विधानमंडल पर जो हमला हुआ वो हो, या फिर IC-814 जो विमान था एयर इंडिया का, जो काठमांडू से आ रहा था और उसको वहां कांधार ले जाया गया, तो उसको कांधार विमान हाईजैकिंग कहा जाता है सामान्य भाषा में। तो उसको लेकर जो आतंकवादियों ने घटनाएं की, उन सब के पीछे मुशर्रफ का दिमाग माना जाता है। तो इसलिए ये सारी जानकारियां परवेज मुशर्रफ से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरअसल अगली खबर जो द हिंदू ने पब्लिश की है, ये स्टोरी डाटा ड्रिवन है। मतलब इसमें डाटा के माध्यम से समझाया है कि हरियाणा का जो नूह जिला है उसके अंदर वर्ष 2022 के जो अंतिम 6 महीने यानी वर्ष 2022 का जो उत्तरार्ध है उसमें कुल 69 मामले 69 मामले गो हत्या से जुड़े हुए दर्ज किए गए। और उनमें से केवल मतलब 69 मामले ऐसे थे जो जिनमें गो हत्या से जुड़े हुए मामलों में कोर्ट ने फैसला सुनाया और केवल 4 मामलों में ही कन्विक्शन हुआ। कन्विक्शन का मतलब सजा हुई। बाकी जो 65 मामले थे उनमें, या कह सकते हैं कुल 94% मामलों में जो अभियुक्त थे वो निर्दोष सिद्ध हुए या बरी हो गए। ठीक है, तो इसको लेकर अब द हिंदू ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और द हिंदू ने यह बताने की कोशिश की है कि अधिकांश मामलों में लोग छूट जाते हैं। उसके कुछ कारण भी है और पुलिस ने भी, क्योंकि हरियाणा के जो नूह के एसपी हैं उनसे भी इस बारे में जो वर्जन लिया तो उन्होंने भी कुछ रीजन बताए हैं। इसमें 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ये मानता है कि गलत तरीके से लोगों को फंसाया जाता है और दूसरा पक्ष ये मानता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होती, इस वजह से दोषी होते हुए भी कुछ लोग बरी हो जाते हैं। तो इसको अब समझते हैं। देखिए, हरियाणा के अंदर एक कानून है, हरियाणा गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम। ये 2015 का कानून है और इसके तहत गो हत्या करने पर सजा का प्रावधान है। ठीक है, अब नूह जो जिला है वो हाईली मुस्लिम पॉपुलेटेड या मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, वहां मेव मुस्लिम्स रहते हैं। तो हो सकता है द हिंदू ने अपनी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट वहां, क्योंकि द हिंदू ने यह भी पब्लिश किया अपने डेटा में कि वहां हर दूसरे दिन एक मामला गो हत्या से रिलेटेड दर्ज होता ही है। तो मतलब आप कह सकते हो कि अभी भी 1192 मामले जो है वो नूह की निचली अदालत में पेंडिंग चल रहे हैं, लंबित चल रहे हैं। तो कितने मामले दर्ज किए जाते हैं? अब 69 मामलों की बात हो गई जो कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 में जिन पर अदालत ने फैसला सुनाया और अदालत ने 4 में ही दोष सिद्ध किया। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, अब मैं खबर आप तक क्यों ला रहा हूं, आप सोच सकते हैं हरियाणा से रिलेटेड खबर है या नूह से रिलेटेड खबर है, तो इसको बताने की जरूरत क्यों है? मैं बताना ये चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक विश्लेषण करने की क्षमता पैदा हो, जिसमें आप ये देख सकें कि अधिकांश मामलों में, चाहे भारत में कहीं भी हो, किसी भी जिले की पुलिस हो, किन कारणों से अपराध होते हुए भी अपराधियों को दोष सिद्ध नहीं करा पाती या उनको दंडित नहीं करा पाती। तो देखो, पहला तो कारण ये बताया गया है कि जो रेडिंग पार्टी होती है, मतलब कहीं छापा मारा, अपराध हो रहा है कि छापा मारा, और वो छापे मारने के दौरान जिस पुलिस अधिकारी ने छापा मारा था वो पुलिस अधिकारी अपराधी को पहचान ही नहीं पा रहा या अभियुक्त को पहचान ही नहीं पा रहा। बेटर वर्ड अभियुक्त होगा, क्योंकि जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता वो व्यक्ति अभियुक्त होता है ना। तो अभियुक्त जो है वो कहा जाना उचित होगा। अब आपको ये समझना है कि क्यों नहीं हो पाता। तो पहला, जैसे मैंने बताया कि जो रेडिंग पार्टी है उसका जो SHO होता है या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो पहचान नहीं पाता कि भाई अभियुक्त था कि नहीं था। ठीक है, दूसरा बड़ा कारण है कि इसमें कंप्लेंट जो होती है वो सीक्रेट तरीके से होती है। सीक्रेट कंप्लेंट मीन्स कि किसी की कंप्लेंट पर केस दर्ज हो जाता है, लेकिन कई बार जो है पुलिस जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, ऑन द स्पॉट नहीं करती। मतलब जहां अपराध हो रहा है, मान लीजिए आपने कहा कि गो तस्करी हो रही है, तो अपराध हो रहा है, उस अपराध को आप सिद्ध नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि एक सीक्रेट कॉल आया, एक रहस्यमयी कॉल आया,
ठीक है, उसने कहा कि ऐसा अपराध हो रहा है और व्यक्ति बाद में गिरफ्तार किया जाता है, यानी घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं हो रहा, तो कोर्ट में वो बात उसके पक्ष में चली जाती है कि किसी ने जो है वो सीक्रेट कॉल किया और घटनास्थल पे तो व्यक्ति मिला ही नहीं, तो बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वो अभियुक्त के पक्ष में चली जाती बातें। उसके अलावा कई बार जो कंप्लेनेंट होता है, शिकायतकर्ता होता है, वो खुद ही पलट जाता है, गवाह पलट जाते हैं। इसके अलावा जो पुलिस होती है वो अमूमन रात को रेड करती है, रात को छापा मारती है। अब रात को क्या कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिलता, और स्वतंत्र गवाह कौन होता है? वो व्यक्ति जो ना तो पुलिस से संबंधित हो और ना ही अभियुक्त व्यक्ति से संबंधित हो। तो स्वतंत्र गवाहों की बहुत क्रेडिबिलिटी होती है कोर्ट में, क्योंकि अगर कोई गवाह किसी दूसरे से लिंक्ड होगा, मतलब अभियुक्त से जुड़ा हुआ होगा या पुलिस से जुड़ा हुआ होगा, तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर यह आरोप लगा सकते हैं कि गवाह को बहला फुसला कर लाया गया है। लेकिन अगर स्वतंत्र गवाह होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि मान लीजिए कि कहीं जैसे अब इसमें गो तस्करी का मामला है या गो हत्या का मामला है, लेकिन हर अपराध में फॉरेंसिक जो सैंपल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पुलिस क्या करती है? फॉरेंसिक सैंपल को ठीक से प्रिजर्व नहीं करती, और जो मटेरियल कोर्ट में प्रस्तुत भी करती है वो ठीक से सील्ड नहीं होता। तो इस वजह से क्या है कि कोई अगर मटेरियल सील्ड नहीं है तो ये माना जाता है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई होगी। तो कोर्ट में क्या सामने वाली पार्टी ये प्रूव कर देती कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है और इसलिए इन सबूतों के आधार पर किसी को दोषी मत मानो या दोषी नहीं माना जा सकता। और हमारे यहाँ प्रिंसिपल क्या है देश में कि रीजनेबल बियॉन्ड डाउट, यानी तार्किक संदेह से परे अगर आपने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया तभी जाके आप किसी को दोषी सिद्ध करवा सकते हो। ऐसे नहीं कि केवल आपको संदेह है इस वजह से किसी को दोष सिद्ध कर दिया जाए। तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई ये भी कह सकता है कोई, ठीक है। और फोरेंसिक एविडेंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं, फिंगरप्रिंट हो गए, ब्लड सैंपल हो गए, ये भी कलेक्ट नहीं कर पाती पुलिस ठीक से, क्योंकि पुलिस की ना तो वैसी ट्रेनिंग होती है, दूसरा पुलिस कई बार घटनास्थल से जल्दी निकलना चाहती है ताकि उन पर कोई हमला ना कर दे। तो ये भी एक दबाव रहता है हमेशा, और क्योंकि पुलिस ओवरबर्डन्ड भी है, पुलिस के पास हर दिन बहुत सारे केसेस होते हैं, हर केस में वो फोरेंसिक एविडेंस जुटाना, हर इन्वेस्टिगेशन को उतनी क्वालिटी के साथ कर पाना मुश्किल है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से विभिन्न अपराधों में जो अभियुक्त होता है वो अगर उसने वास्तव में अपराध किया भी होता है तो वो न्यायालय में दोष सिद्ध नहीं हो पाता। तो ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी है। इसके अलावा ये भी एक लूप होल पाया गया है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि टेस्टिंग आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं कराई गई। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है? मान लीजिए कोई अभियुक्त होता है, उसको क्या है कि सामने रखा जाता है और पुलिस वाले और गवाह जो होते हैं वो उसको पहचान करते हैं परेड में कि हाँ ये वही व्यक्ति था जो अपराध कर रहा था। तो वो परेड अगर नहीं होती है तो फिर क्या है कि वो पहचान वाला मामला जो सिद्ध कर पाना कोर्ट में थोड़ा मुश्किल होता है। तो पुलिस में एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी किसी अभियुक्त को पकड़ा जाता है उसके बाद गवाहों के सामने लाकर उसकी पहचान करवाई जाती है। तो वो सारी चीजें थोड़ी सी मिसिंग है। अब नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। कल मैंने द हिंदू विश्लेषण के दौरान वाणी जयराम की खबर आपको बताई थी कि वाणी जयराम एक मशहूर गायिका थी जिन्होंने 10,000 से अधिक गाने 19 भाषाओं में गाए थे। तो आज द हिंदू में दोबारा जब वो उनके क्रिमेशन की खबर आई, उनके अंतिम संस्कार की खबर आई, तो उसमें एक वाक्य मुझे मिला कि वाणी जयराम को इस साल पद्म भूषण मिलने वाला था। तो वाणी जयराम को जब पद्म भूषण मिलता उससे पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये आपके लिए अब इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि वाणी जयराम को पद्म भूषण मिलने वाला था। तो ये संभावना है कि प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि निम्न में से किस गायिका की मृत्यु हो गई जिनको इस वर्ष पद्म भूषण के लिए चयनित किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगली खबर केरला से है। दरअसल केरला में एक विवाह का पंजीकरण होता है। तो विवाह के पंजीकरण के लिए एक नियम उन लोगों ने बना रखा है, केरला विवाह पंजीकरण सामान्य नियम 2008 के हैं उनके। अब उनमें क्या होता है दरअसल कि कोई भी व्यक्ति एक निर्धारित आयु का है वो विवाह का पंजीकरण करा सकता है, ठीक है। यानी चाहे आपने हिंदू मैरिज एक्ट में यानी हिंदू विवाह अधिनियम में किया हो, आपने इस्लामिक रीति रिवाज से शादी की हो, या आपने स्पेशल मैरिज एक्ट विशेष विवाह अधिनियम जो कि अलग अलग धर्म के लोगों द्वारा अगर विवाह किया जाता है तो विशेष विवाह अधिनियम के माध्यम से किया जाता है जो 1954 का कानून है। तो इन सब में आप शादी तो कर सकते हैं लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी, पंजीकरण मैंडेटरी होता है, अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना पड़ता है। अब एक मामला आया जहां एक ट्रांसजेंडर कपल था जो पंजीकरण कराना चाहता था लेकिन नियमों में कोई प्रावधान नहीं था। तो एक बार तो जो वहां के रजिस्ट्रार, चीफ रजिस्ट्रार जनरल है केरला के, उन्होंने आदेश देकर उनका रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन अब केरल सरकार जो है वो संभवतः इन नियमों में परिवर्तन करके और ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उसके लिए प्रावधान कर सकती है कि उनकी भी शादियों को
पंजीकृत किया जाए, तो ये अपने आप में एक अनूठा कदम होगा और शायद बाद में इस पर और भी डेवलपमेंट्स आएंगे तो तब इसको और विस्तार से कवर करेंगे। बाकी भारत में एक मुद्दा वो भी चल ही रहा है सेम सेक्स मैरिज का, यानी कि एक ही लिंग के लोग यानी पुरुष पुरुष और महिला महिला जो है वो आपस में शादी करने की इच्छा रखते हैं तो उसको कानूनी मान्यता दी जाए। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस भी है, क्योंकि हमारे देश का जितने भी कानून है, चाहे वो हिंदू विवाह अधिनियम हो या फिर विशेष विवाह अधिनियम हो, वो विपरीत लिंग में शादी को मान्यता देते हैं, यानी पुरुष और महिला की शादी को मान्यता देते हैं। लेकिन हेटेरोसेक्सुअल यानी एक ही मतलब हेटेरोसेक्सुअल तो अलाउड है, पर होमोसेक्सुअल मैरिज यानी एक ही लिंग के लोगों की शादी अलाउड नहीं है अभी। तो इस पर एक बहस चलती रहती है, जो हम जब कभी इस पर कोई डेवलपमेंट आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। एक खबर और है जिसका मैं सिर्फ एक लाइन में जिक्र कर देता हूं, उतना ही फैक्ट आपके लिए काम है। एक फिल्म मेकर है टीपी गजेंद्रन, जो तमिल फिल्मकार हैं और तमिल फिल्म अभिनेता भी रहे हैं। उनकी कल मृत्यु हो गई है 68 वर्ष की आयु में। तो टीपी गजेंद्रन जो है वो बजट माधवन जैसी फिल्म, एक फेमस फिल्म है उनकी, तो वो बनाने के लिए वो काफी फेमस है। और मिडिल क्लास नाम की एक फिल्म है वो भी उन्होंने बनाई थी। तो इस तरह की कुछ फिल्म्स के नाम, बहुत सारी फिल्म्स के नाम दिए हुए उसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट 2 मैंने बता दी हैं। बाकी फिल्म्स जो है वो तमिल नेम्स है उनके, सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि टीपी गजेंद्रन के बारे में जो वन लाइनर फैक्ट हो सकता था, दैट आई हैव गिवन यू। अब अगला जो विश्लेषण है वो एक लेख से है जो कि द हिंदू में छपा है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में काम करने वाले 3 लेखकों ने इसको लिखा है, ईश्वरन जे नरसिम्हन, अश्विनी के स्वैन और उसके अलावा नवरोज के दुबाश। ये 3 लोगों ने इस लेख को लिखा है। ये लेख जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एनर्जी ट्रांजिशन होता क्या है। देखिए, विश्व में क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताएं आप सबके सामने है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापक्रम भी बढ़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में एक उपाय जो इसे रोकने का है वो ये है कि जितने भी देश है या जो समूचा विश्व है वो कार्बन उत्सर्जन को कम करे। कार्बन उत्सर्जन कैसे होता है? गाड़ियों से जो पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं उनसे कार्बन निकलता है। इसके अलावा हम जो उद्योगों में डीजल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हम जो बिजली का उत्पादन कोयले से करते हैं, तो इन सब की वजह से कार्बन का उत्सर्जन होता है। और ये कार्बन का उत्सर्जन जो है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के लिए बहुत जिम्मेदार है। तो इसके लिए एक उपाय है एनर्जी ट्रांजिशन। एक ग्लासगो समझौता हुआ था अभी हाल ही में, जिसमें ये कहा गया था कि जो कोयले से बनी बिजली है उसको हम धीरे धीरे करके कम कर देंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सबको कम करना है, भारत को भी कम करना है। अब क्या है कि लेकिन इसके लिए पैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि कोयले से बिजली उत्पादन अभी हम कर रहे हैं, हम सबके पास संयंत्र है, हमारे पास प्लांट है हर अलग अलग राज्यों में। दूसरा ये है कि अब अगर आपको जो वैकल्पिक ऊर्जा के जो स्रोत है उन पर शिफ्ट होना है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, आपकी वायु ऊर्जा जिसको पवन ऊर्जा कहते हैं वो हो गई, या परमाणु ऊर्जा की तरफ अगर आपको बढ़ना है। कुल मिला के नॉन फोसिल एनर्जी। नॉन फोसिल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो फोसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन से नहीं आती। जीवाश्म ईंधन से अलावा जितने भी ईंधन है उनका इस्तेमाल करोगे तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा। अब उसके लिए पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि भारी मात्रा में निवेश करना पड़ेगा ना। वो पैसा कहां से आएगा? सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। दूसरी बात यह है कि भाई विश्व के दूसरे देश जो हैं, विकसित देश, उन्होंने तो अपने उद्योगों का विकास कर लिया, वो तो औद्योगिकृत हो गए। अब वो पूरी दुनिया से ये अपेक्षा करते हैं कि उनके द्वारा किया गया जो कार्बन उत्सर्जन है, जो उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई जो है विकासशील देश करें। तो ये भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें औद्योगिकृत होने के लिए बिजली की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बिना बिजली के कारखाने नहीं चलते, बिना बिजली के कंपनियां नहीं चलती, बिना बिजली के विकास संभव नहीं है। इसलिए बिजली की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके लिए फिर पैसा कहां से आएगा? तो इसको लेकर एक नया इनिशिएटिव चल रहा है जिसको कहते हैं जेटपी। जेटपी मतलब जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। अगर मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करूं तो न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन साझेदारी। अब ये दरअसल ऐसे चलती है कि विकसित देश जो है वो विकासशील देश के साथ एक समझौता करेंगे, साझेदारी करेंगे, और वो एक रणनीति तैयार करेंगे कि विकासशील देश किस प्रकार से अपनी ऊर्जा जरूरतों में परिवर्तन ला सकता है। मतलब जो जीवाश्म ईंधन से वो ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, कोयले से निर्मित जो बिजली वो बना रहा है, उसके बजाय
वो गैर जीवाश्म ईंधनों की तरफ बढ़े या गैर जीवाश्म ऊर्जा की तरफ बढ़े, यानी जहां कोयले का प्रयोग नहीं हो, जैसे मैंने बता दिया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा वगैरह वगैरह। या इसके अलावा तो अब ये क्या है कि साझेदारी जो चल रही है ये अभी साउथ अफ्रीका ने की है, इंडोनेशिया ने कर ली है और वियतनाम ने कर ली है। अब कह रहे हैं कि भारत भी कर सकता है, क्योंकि G20 जो होने वाला है भारत में उसकी अध्यक्षता, G20 का शिखर सम्मेलन, तो भारत हो सकता है कि विकसित देशों के साथ कोई एक समझौता कर ले। लेकिन भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी तो है, तो पहले मैं उन चुनौतियों की बात करूंगा जो इस लेख में बताई गई है, और उसके अलावा फिर आगे भारत किस तरह से कौन कौन से रास्ते अपना सकता है जिसकी वजह से भारत जो है अपनी ऊर्जा जरूरतों को गैर कोयला संसाधनों से या गैर कोयला स्रोतों से पूरा कर सकता है। देखो, पहली बात तो है कि 2030 तक भारत में जो अभी वर्तमान ऊर्जा जरूरत है वो डबल हो जाएगी। तो इसके लिए क्या भारत को जरूरत पड़ेगी अलग अलग ऊर्जा संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करने की। ऐसा नहीं हो सकता कि अब कोयले को बिल्कुल नकार देंगे, कोयले से अब हम बिजली पैदा ही नहीं करेंगे और उसके बावजूद भी भारत की जो ऊर्जा जरूरत है, बिजली की जो जरूरत है वो पूरी हो जाए। ऐसा तो संभव है नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो ये विकसित देश सोचते हैं कि बिल्कुल कोयला को ये फेस डाउन कर देंगे, इस तरह की नीति उनको नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि भारत की अपनी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं। तो भारत जब इनके साथ समझौता करेगा या साझेदारी करेगा तो उसको ये ध्यान में रखना होगा कि हमारी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान उन मतलब JTP में होता है कि नहीं होता है। इसके लिए भारत को यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो हमारी JTP होगी उनके साथ, देशों के साथ, उसके लिए भारत के पास एक रोबस्ट रणनीति हो। मतलब बिना रणनीति के तो आप डील कर नहीं सकते, क्योंकि वो पैसा कब देंगे आपको, फाइनेंस कब करेंगे? आपको पैसा तब देंगे जब उनको लगेगा कि हाँ वाकई में भारत जो है अपनी एनर्जी ट्रांजिशन कर सकता है। एनर्जी ट्रांजिशन कब संभव है? जब भारत के पास पैसा आएगा। तो दोनों एक दूसरे पर इस तरह से निर्भर है। अब अपन बात करेंगे वन बाय वन क्या क्या जो उपाय है वो भारत कर सकता है। जब भारत एनर्जी ट्रांजिशन करेगा तो भारत के सामने एक समस्या तो यह आएगी कि जो कोयला क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आप कोयले का उत्पादन कम करते जाओगे धीरे धीरे करके, और उसके बाद आप गैर कोयला स्रोतों पर शिफ्ट होगे, तो कोयले के जो भंडार है वहां पर आप नौकरियां क्यों दोगे? कोयला प्लांट्स पर नौकरियां क्यों दी जाएगी फिर? तो नौकरियां लोग खोएंगे। तो एक तो वो देखना है कि भाई जैसे दक्षिण अफ्रीका ने तो एक अपने समझौते में कर रखा है, दक्षिण अफ्रीका ने जो JTP किया है उसमें एक कहा है कि हम जो है जो लोग कोयला खदानों में काम करते थे या जो कोयला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे उनकी रीस्किलिंग करेंगे, यानी उनको दोबारा कौशल प्रदान करेंगे और उनको वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, पर वियतनाम और जो इंडोनेशिया ने जो समझौते किए उनमें ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, तो भारत को भी ऐसा कोई प्रावधान रखना तो पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमारे देश में क्या कोयला क्षेत्र, एक विशेष क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है ना, तो वहां पर क्या है विकास अवरुद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज क्या है कि काफी जो कोयले से रॉयल्टी वगैरह है वो राज्यों को मिलती है, प्लस जहां कोयला है वहां विकास की संभावनाएं हैं अभी भी। लेकिन मान लीजिए कोयले पे निर्भरता कम हो गई तो झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्य जो है उनका क्या होगा? तो इसको भी सोचने की आवश्यकता है। तो सरकार जो रीजनल इनइक्वालिटी होगी, मतलब क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय असमानता जब बनेगी उसको कैसे एड्रेस करेगी, ये भी एक बात है। इसके अलावा हमारे देश में जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो भी बदलेगा। मतलब आज जो लोग सोलर पर शिफ्ट नहीं हुए उन्हें शिफ्ट होना पड़ेगा, तो वो भी हमारे लिए एक चुनौती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि भारत अगर JTP नहीं करता और फिर भी एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जाता है तो भारत सरकार का काफी पैसा उस पर खर्च होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारे कल्याणकारी प्रोग्राम है, कल्याणकारी कार्यक्रम है, वो उससे रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पैसा कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च होना था वो तो हमने एनर्जी ट्रांजिशन में लगा दिया कि भाई कोयले से अब बिजली नहीं बनाएंगे, हम तो दूसरे स्रोतों से बिजली बनाएंगे, इसलिए हम पैसा वहां जुटा रहे हैं, लगा रहे हैं। तो इसलिए अब क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, वैकल्पिक क्या उपाय हैं हमारे पास? तो उन्होंने करीब 3 उपायों की बात की है इस लेख में। उन 3 उपायों को एक एक करके अपन अब डिस्कस करते हैं जिनके माध्यम से भारत एनर्जी ट्रांजिशन कर सकता है और एक अच्छी JTP पर साइन करके जो विकसित देश उनसे पैसा प्राप्त या वित्त प्राप्त कर सकता है। देखो, भारत में वैसे क्या है कि जो अगर आप नवीकरणीय ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों का अगर फैलाव करते हैं तो वो जरूरी है, क्योंकि देखो नया कोयले की नई स्रोत बनाओ, इससे बेटर है कि नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के नए सोर्सेज आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, उनका डिप्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि 2021-22 में अगर आप देखो तो टोटल जो नई डिमांड आई है हमारी एनर्जी की, यानी ऊर्जा की जो नई मांग है, उसका 1/3 अभी भी कोयले के स्रोतों द्वारा पूरा किया गया है, यानी नई जरूरतों का भी। तो आप कोयले को बिल्कुल अंडरमाइन तो नहीं कर सकते। इसलिए आपको जरूरी क्या है कि
अब कोयले के स्रोतों के बजाय आपको नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो आप जो मांग है, बिजली की मांग है, उसके मुकाबले में नए स्रोत जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, भारत का क्या लक्ष्य था कि 2022 तक हम 175 गीगावाट बिजली जो है वो पैदा कर लेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से। वो टारगेट हम पूरा कर नहीं पाए। अब हमारे क्या जरूरत है कि हम 2022 से 2030 तक प्रतिवर्ष 22% की वृद्धि करें हर साल, तब जाकर हमारे टारगेट पूरे हो पाएंगे। वर्ष 2022 में क्या हमने 16 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की थी। 2030 तक हमें 16 से उसको बढ़ाकर 75 गीगावाट तक ले जाना पड़ेगा, यानी 22% की ग्रोथ करनी पड़ेगी, तब जाकर हम ये हासिल कर पाएंगे। भारत का क्या एम्बिशियस महत्वाकांक्षी लक्ष्य टारगेट है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट जो बिजली है वो नॉन फॉसिल सोर्सेज, मतलब कि गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करें। तो वो 500 गीगावाट में से 450 गीगावाट तो नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, इसके अलावा भारत ने यह भी कहा है कि हम 43% जो है वो बिजली की खरीद है वो नवीकरणीय स्रोतों से करेंगे, ये हमारा ऑब्लिगेशन है। तो इस सब के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये अगर आपको प्राप्त करना है तो कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। पहला तो ये कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें जितनी भी बिजली की खपत होती है वो सब सोलर से हो जाए, यानी कंप्लीट सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसको कराएं। दूसरा, हमारे देश में जितना भी एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, यानी लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, उनके लिए क्या करें कि वो जनरेटर या डीजल सेट से चलते हैं, तो उनका डीजल से जो प्राप्त बिजली उसको खत्म करके और उनको सबको इलेक्ट्रीफाई कर लो, क्लीन एनर्जी उनको दे दो। ठीक है, ये एक तरीका है। इसके अलावा जितने भी घर हैं, जो परिवार है, वो अभी क्या गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, वो भी तो फॉसिल फ्यूल है, उसका इस्तेमाल बंद करा दो। उसकी जगह आप जो है कुकिंग और हीटिंग के लिए कुछ क्लीन एनर्जी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये अगर 3 चीजें हमने कर दी तो शायद संभवतः ऊर्जा की डिमांड बढ़ेगी और गैर ऊर्जा के जो स्रोत है, गैर जीवाश्म ऊर्जा के जो स्रोत है, वहां से हम लोग अन्य और बिजली का उत्पादन करके और इस मांग को पूरी कर लेंगे। तो यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी पहले तो। जो दूसरा उपाय है वो ये है कि हम जब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की तरफ जा रहे हैं तो उनके लिए जो कंपोनेंट लगते हैं, जैसे मान लीजिए आप सोलर ऊर्जा में जाते हैं तो सोलर ऊर्जा के सोलर पैनल लगते हैं। ठीक है, सोलर सेल्स भी लगते हैं। अब ये सारी चीजें क्या है कि हम भारत में बनाएं, भारत में बनाएंगे तो क्या होगा कि भारत में और भी बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमारे जो कंपोनेंट हैं वो 20% महंगे हैं चीन के मुकाबले, मतलब चीन वाले 20% सस्ते हैं हमसे। तो अगर कोई व्यक्ति भारत में नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर पैनल लगाएगा या विंड एनर्जी से रिलेटेड अगर कोई इंस्टॉलेशन करेगा तो उसके पास जो कंपोनेंट होंगे वो चाइना से मंगाएगा, क्योंकि 20% उसको सस्ते पड़ रहे हैं वहां से। भाई बिजनेस है ना ये तो। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को अब कोशिश करनी पड़ेगी कि जो कॉस्ट का जो गैप है, क्योंकि अगर ज्यादा महंगे होंगे तो भाई भारत से अगर खरीदने के लिए आप मजबूर करोगे तो फिर वो बिजली महंगी हो जाएगी। तो बिजली भी सस्ती रखनी है और जो एनर्जी कंपनीज है उनका कॉस्ट भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये तो ध्यान सरकार को रखना है। तो सरकार इसके लिए बस एक ही तरीका अपना सकती है कि दूसरे देशों के साथ कोऑपरेशन करे और एक बड़ी इकोनॉमी बनाए, इकोनॉमी ऑफ स्केल बनाए। मतलब जितनी ज्यादा अर्थव्यवस्था बड़ी होती है किसी चीज की, कंपोनेंट का जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे घटता है, क्योंकि मास प्रोडक्शन में कंपोनेंट का कॉस्ट घट जाता है। तो दैट वुड बी एन अप्रोच। अच्छा, जो तीसरा उपाय इन्होंने बताया है वो कोयले का बेहतरीन या जो बहुत ऑप्टिमम यूज हो सकता है वो करने की इन्होंने बात की। इनका तरीका क्या है, क्या उपाय ये दे रहे हैं, देखिए मजेदार लगा मुझे ये कि भाई कोयला आप जब तक फेस डाउन नहीं करते तो जहां कोयला उत्पादित होता है उन्हीं के आसपास के क्षेत्रों में कोयले की उस बिजली की सप्लाई करो। मतलब ये मान लीजिए झारखंड से कोयला ला रहे हो तो झारखंड में बिजली दे दो कोयले वाली, बाकी पूरे देश में कोयले की बिजली देने की क्या जरूरत पड़ रही है। क्यों, उसके पीछे क्या फायदा होगा। देखो, एक तो क्या कोयला जो है वो दूसरे पावर प्लांट में आप ले जाते हो तो उसमें खर्चा आता है। ठीक है, 1/3 खर्चा जो टोटल कोयले के उत्पादन पावर प्लांट के लिए जाता है ना, मतलब किसी पावर प्लांट मान लीजिए राजस्थान में, अब झारखंड से कोयला आएगा तो वो क्या करेगा कि जितनी कॉस्ट बिजली की है उसकी 1/3 तो केवल कोयले के परिवहन पर चली जाती है, तो वो कॉस्ट आपकी बच जाएगी। क्यों, क्योंकि आसपास के इलाकों में ही कोयला जनित बिजली उत्पादित होगी। दूसरी बात यह है कि जब आप कोयले का ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो वो भी तो एमिशन करता है, क्योंकि ट्रकों के माध्यम से या जिसके भी माध्यम से आप कोयला इधर से उधर भेजोगे, ट्रेन के माध्यम से भी भेजोगे, तो कोयले का क्या एफिशिएंसी खराब होती है उससे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में और एमिशन होता है कोयले का, तो कोयले की एफिशिएंसी ना जाए। और इंपॉर्टेंटली जो पैसा बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन का जो पैसा बचेगा उसका इस्तेमाल क्लीन एनर्जी में फिर दोबारा कर सकते हो आप निवेश करने के लिए, तो पैसा बचाओ। ठीक है, तो ये तरीका बढ़िया तरीका लगा मुझे। अब खैर इस आर्टिकल में लास्ट में तो यही बातें कही गई है कि भाई
एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत पैसा चाहिए, उसके लिए भारत या कोई भी विकासशील देश इतना पैसा खर्च कर नहीं सकता। ये जो 3 स्ट्रेटेजीज बताई हैं, ये स्ट्रेटेजीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बाकी भारत में जो वर्तमान जो प्लांट्स हैं और जो कुछ प्लांट्स और बनने वाले हैं, इन सबसे 2030 में जो हमारी ऊर्जा की जो खपत है वो दुगनी हो जाएगी, उसकी हम आपूर्ति कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोयले के प्लांट की जहां तक बात है तो 2022 में कुल क्षमता का केवल 58% ही बिजली उत्पादित की गई है, मतलब अभी भी 42% क्षमता बची हुई है। तो आप ये सोच सकते हैं कि 58% यूटिलाइजेशन के बावजूद भी हमारी बिजली की जरूरतें पूरी हो रही है। तो अगर कम संपूर्ण क्षमता पर जब काम करेंगे तब तो सारी बिजली की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन खैर कहानी यह है कि सरकार जीवाश्म से गैर जीवाश्म की ओर जाना चाहती है, ताकि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन वगैरह वगैरह ये सारे संकटों से हम बचें। इसके लिए भारत ने एक तो एनर्जी अमेंडमेंट एक्ट हमारा अभी लाया हुआ है 2021 वाला, एक वो कानूनी प्रावधान उसके लिए कर रहे हैं, और दूसरा ये भी कि एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन चल रहा है। तो इन पर जब भी कभी कोई और लेख आते हैं तो अब अपन बात करेंगे। अब अपन अगले लेख की तरफ बढ़ते हैं। हरीश वानखेड़े जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, उन्होंने एक लेख लिखा है और इस लेख का संबंध भारतीय सिनेमा से है। दरअसल इस लेख में यह आर्ग्यूमेंट है कि भारतीय सिनेमा में दलित और बहुजन, जो दलित समाज है, जो वंचित समाज है, बहुजन शब्द का जो तात्पर्य है वो एक अम्ब्रेला के नीचे आप जितने भी वंचित वर्ग है, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े तबके, इन सबको अगर एक साथ ला दो तो ये बहुजन कहलाते हैं। जो पॉलिटिकल डेफिनेशन इनकी बनती है वो ये है। तो वो कह रहे हैं कि सिनेमा में जो है दलित और बहुजन के लिए नैरेटिव बनना चाहिए। जो ऑडियंस है, दलित बहुजन ऑडियंस है, वो उसको इस नैरेटिव को सपोर्ट करना चाहिए, और जो मनोरंजन के साथ साथ दलित और बहुजन के जो कंसर्न्स है वो भी अब सिनेमा में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो वो एक पूरी जर्नी बता रहे हैं कि एक दौर था जब भारतीय सिनेमा के अंदर जो फिल्म हुआ करती थी वो राष्ट्रवाद के साथ साथ जो प्रवासी श्रमिक हैं, गरीब लोग हैं, शहरी गरीब हैं, महिलाएं हैं, पितृसत्ता के विरुद्ध जो नैरेटिव होता था, तो उन सब का फिल्मों में एक समय था जब जिक्र होता था। फिर 1970 के दशक में समाजवाद से संबंधित फिल्में भी बनने लगी, ठीक है। तो अलग अलग फिल्मों का वो जिक्र करते हैं। उनका जो बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि 1990 के बाद देश में उदारीकरण आया, और उदारीकरण के बाद मल्टीप्लेक्स थिएटर आए, और जो फिल्म बनने लगी वो खासकर मिडिल क्लास और जो एलिट वर्ग है उसके लिए बनने लगी। मतलब मिडिल क्लास, एलिट वर्ग, मध्यम वर्गीय लोग जो है वो फिल्में देखते हैं ज्यादा, या उनके नजरिए से फिल्म ज्यादा बनने लगी। ये अगर आप भी खुद फिल्म्स को नोटिस करेंगे तो पुरानी फिल्में जो थी और फिर उसके बाद जो 90 के दशक के बाद जो फिल्म्स बनने लगी उनमें एक शिफ्ट तो मिलेगा। लेकिन खैर, तो वो कह रहे हैं कि लोग जो है वो मसाला वाली फिल्में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, और ऐसी फिल्में जो कि सामाजिक रूप से रेलेवेंट है, प्रासंगिक है, उन फिल्मों पर जोर थोड़ा कम है। तो ये पूरा का पूरा जो लेख है ये सिर्फ इस बारे में बात करता है। उनका तर्क ये है कि भाई जो फिल्म सिनेमा है उसका जो इतिहास रहा है उसमें एक जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, मतलब फिल्म का जो मेन लीड हीरो होता है या हीरोइंस होती हैं, तो वो अपर कास्ट आइडेंटिटी उनकी होती है, यानी कि सवर्ण वर्गीय उनकी पहचान होती है, उनमें ब्राह्मणिकल कल्चर को दर्शाया जाता है। तो इस तरह से मतलब जो मिडिल क्लास एलिट है देश का, उसके लिए फिल्म्स बनाई जाती है, जो कि लोकप्रिय फिल्में होती है लेकिन वो आर्टिस्टिक फिल्में नहीं होती। ये उनका तर्क है। उन्होंने कहा कि इस देश में जो पंजाबी या फिर पारसी और मुस्लिम फिल्म मेकर्स हुए हैं शुरुआती दशकों में, उन्होंने फिल्म सिनेमा को सेक्युलर बनाया और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स फिल्म इंडस्ट्री में ऐड किए, डिफाइनिंग एक तरह से कह सकते हैं नॉर्म्स बनाए। लेकिन उनका जो मेन जो कंसर्न है या मेन कंप्लेंट है इस आर्टिकल में वो ये है कि दलितों के विरुद्ध जो अत्याचार होता है, जो कास्ट कन्फ्लिक्ट है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बारे में फिल्म्स नहीं बनती या उनको नहीं दर्शाया जाता। तो वो ये कह रहे हैं कि जो दलित बहुजन ऑडियंस है, दलित बहुजन जो दर्शक है, उन्हें इंटेलिजेंट ऑडियंस की तरह बिहेव करना होगा, एक बौद्धिक दर्शक बनकर फिल्म्स को देखना शुरू करना होगा। तभी ऐसी फिल्में जो है वो बनना शुरू होंगी और उनके कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करेगी। उन ऐसी फिल्मों को, दलित बहुजन से रिलेटेड जो नैरेटिव्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, तो वो मनोरंजन भी देगी और एक कलात्मक फिल्म भी होगी जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई होगी। तो इस तरह से ये पूरा आर्टिकल जाता है। आर्टिकल में कई सारी फिल्म्स के नाम हैं, तो वो इररिलेवेंट है। हमारा जो मेन क्रक्स था वो मैंने आपको बता दिया कि क्या है।
और बाकी अगर किसी की इच्छा है तो वो इस आर्टिकल को फर्दर रीड कर सकता है। कुछ दिनों पहले द हिंदू विश्लेषण में मैंने बताया था कि जगनमोहन रेड्डी, जो कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। अब देखिए, आंध्र प्रदेश 2014 में दो टुकड़ों में विभाजित हुआ। एक राज्य तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश रहा। जो पुरानी राजधानी थी हैदराबाद आंध्र प्रदेश की, वो चली गई किसके पास? तेलंगाना के पास। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश को नई राजधानी बनानी थी। अब 2014 में आंध्र प्रदेश में सरकार आई टीडीपी की, एन चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने ये कहा कि हम अमरावती को जो है वो राजधानी बनाएंगे। ठीक है, अमरावती को राजधानी बनाएंगे। उसके लिए उन्होंने करीब 33,000 एकड़ की जमीन जो है किसानों से ली। लैंड पुलिंग समझौता किसानों के साथ हुआ कि भाई यहां हम एक राजधानी बनाने जा रहे हैं। हालांकि जो 2014 में चंद्रबाबू नायडू ने जो एक समिति बनाई थी राजधानी क्षेत्र विकास से संबंधित अपनी सिफारिशें देने के लिए, शिव रामकृष्णन समिति, उसने कहा था कि विशाखापट्टनम को राजधानी बनाया जाना चाहिए। विशाखापट्टनम को क्यों उन्होंने चुना? क्योंकि वो उप क्षेत्र ऐसा है कि जिससे सभी इलाकों का विकेंद्रित विकास हो सकता है। ठीक है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नहीं, विशाखापट्टनम पहले ही बहुत विकसित है, हम उसको राजधानी नहीं बनाएंगे, उसको हम वित्तीय राजधानी के तौर पे देखते हैं। नए आंध्र प्रदेश की वित्तीय राजधानी बन जाएगी। ठीक है, वो कोई ज्यादा विकसित राजधानी हमें नहीं चाहिए, हमें अमरावती चाहिए। 2019 में सरकार बदली और वाईएसआरसीपी यानी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर आई। वाईएस जगनमोहन रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक नई समिति बनाई, जीवी राव समिति जो उन्होंने बनाई, उसने ये कहा कि हमें विशाखापट्टनम को राजधानी बनाना चाहिए। लेकिन जगनमोहन रेड्डी ने कहा नहीं, ये 3 राजधानियां बनाएंगे हम। तो 3 राजधानियां कौन सी? कार्यपालिका जो होगी वो विशाखापट्टनम में, जो न्यायपालिका होगी वो कुरनूल में, और विधानमंडल जो होगा, विधानसभा जो होगी आंध्र प्रदेश की, वो होगी आपके एक ये जो नई राजधानी जहां बन रही थी अमरावती। ठीक है, तो कुल मिलाकर अमरावती में हम ले जाएंगे विधानसभा को। अब ना कहानी का सार ये है कि जो किसान थे अमरावती के, जिन्होंने अपनी जमीनें दी थी, वो नाराज हो गए, वो चले गए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2022 में अपना निर्णय दिया और ये कहा कि जो किसानों से वादा किया था वो पूरा करना पड़ेगा और विशाखापट्टनम में ही आप अमरावती में ही आप राजधानी बना सकते हैं। अमरावती के किसान गए तो अमरावती में ही राजधानी बनेगी। अब वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने उसकी अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश में जब अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक तो लगा दी, ये कहकर कि देखो जो हाईकोर्ट है वो टाउन प्लानर नहीं बने, मतलब एक शहर का निर्माण कैसे होगा ये हाईकोर्ट नहीं बता सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाया। उसी बीच में जब वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया, या यूं कह सकते हैं अपनी बात कही, ऐलान कर दिया एक तरह से, तो लोग भड़क गए, कह रहे हैं विपक्षी दल की ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्यों? क्योंकि अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फिर कैसे कर सकते हैं। तो अब राजधानी अमरावती होगी कि विशाखापट्टनम होगी, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई जिस कॉन्टेक्स्ट में थी, पूरी हिस्ट्री आप समझ गए होंगे। 2014 में जब टीडीपी आई थी तब उन्होंने एक जो कानून बनाया था, आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून जो बना था, और उसके बाद वाईएसआरसीपी जब आई तो उसने बनाया आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट, मतलब सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास और विकेंद्रीकरण का अधिनियम 2020 में वो लेकर आए थे। तो खैर इस आर्टिकल में जो बताने जैसा था वो भी बता दिया मैंने, और भविष्य में कुछ भी होता है तो लेट्स सी, वी विल सी टू इट। अब अगले आर्टिकल की तरफ चले हम। तो अगला जो आर्टिकल है वो कुछ 3-4 शब्दों को मैं समझाऊंगा उनमें, क्योंकि उनमें ज्यादा सब्सटेंस है नहीं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, ठीक है, और एक डीप लर्निंग, ये 3 शब्द आपको मैं बता देता हूं। आजकल आपने काफी सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। ये होता क्या है? देखिए, ऐसे काम जो पहले मानव किया करता था, या मानव आज भी करता है मतलब, लेकिन ऐसे काम जो मानव करता है और मानव वाले सारे काम जो है अगर वो कंप्यूटर या कोई मशीन करने लगे तो हम इसको कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जैसे गाड़ी चलाना, जैसे निर्णय लेना, जैसे डोमेस्टिक कोई काम कर देना, कोई चीज की मतलब निर्माण कर देना, कुछ बना लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायरे में आती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की वो ब्रांच होती है जो
एक ऐसी मशीन या कंप्यूटर का निर्माण करती है जो मानव द्वारा किए गए कार्यों को यूं का यूं कर ले। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई मशीन कैसे काम करती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है कि किसी भी मशीन को मानव की तरह अगर काम करना है या मानव की तरह व्यवहार करना है तो उसमें बहुत सारे डेटा फीड किए जाते हैं। ठीक है, डेटा फीड किए जाते हैं मतलब कि कैसे कोई काम होता है, वो डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो जैसे जैसे मानव वो काम करता है उसी तरीके का डेटा बनाकर उस मशीन में डाला जाता है, मशीन उससे लर्न करती है। ठीक है, लेकिन जब मशीन इंसान के दिमाग की तरह ही काम करने लग जाए, मतलब मानव कैसे सोचता है, अगर मशीन भी वैसे ही सोचने लग जाए, काम करना अपनी जगह, भाई आपने कोई फीड कर दिया कुछ और उसमें अगर उसने काम कर लिया तो वो कोई बड़ी बात तब भी नहीं है। लेकिन मानव जैसा सोचता है वैसा ही अगर मशीन सोचने लग जाए तो उसको कहते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मतलब मानव के ब्रेन को रेप्लिका करता है ये कंप्यूटर। तो कुल मिलाकर ये है कि आजकल बहुत से काम ऐसे हैं जो मशीनें करने लग गई हैं। ड्राइवरलेस कार्स का आपने कॉन्सेप्ट सुना ही है। इसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब एक कैमरा लगा दो और व्यक्ति का चेहरा देखकर पहचान लेती है कि कौन सा व्यक्ति है। अब ये तो आदमी कर सकता है, मानव दूसरे का, एक इंसान दूसरे इंसान का चेहरा पहचान सकता है, या तो कैमरा पहचान रहा है। तो क्यों? क्योंकि कैमरा में वो सारा डाटा फीड कर दिया गया कि कौन सा आदमी कैसा दिखता है, उसके सारे फोटोज उसमें फीड कर दिए। अब जैसे ही वो फोटो दिखेगा वो पहचान लेगा मशीन। तो अपराधों की रोकथाम के लिए अन्य विभिन्न कारणों से इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। अगली खबर आपके काम की खबर हो सकती है। रेलवेज मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि इस साल 1,35,000 नौकरियां वो दे देंगे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है उनका कोविड-19 की वजह से जो रुका पड़ा था, एक तो एनटीपीसी वाला भी और एक लेवल 1 वाला भी। तो इसमें क्योंकि 1,03,000 तो लेवल 1 की वैकेंसीज है और बाकी एनटीपीसी वाली वैकेंसीज है, तो 1,35,000 लोगों को इस साल नौकरी दे देंगे। अभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और जो दूसरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह सब शुरू होने जा रहे हैं आने वाले समय में, तो ये नौकरियां दे दी जाएंगी। वैसे कुल रेलवे में 14,93,000 स्वीकृत पद हैं, उनमें से अभी 3,14,000 जो पद हैं वो खाली हैं। तो 1,35,000 फिलहाल अभी भरने हैं, ये बात रेलवे मंत्री ने कही है। बाकी बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रोसेस कब शुरू हुआ, कितने लोगों ने अप्लाई किया, दैट डजंट मैटर टू यू, तो वो मैं छोड़ रहा हूं। अब जो आखिरी खबर है जो हम अपने विश्लेषण में शामिल कर रहे हैं, वो दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण है, वो एक कमेटी बनाने जा रहा है, उससे रिलेटेड है। कमेटी क्यों बनाई जा रही है कि भारत में जो संरक्षित स्मारक है भारत सरकार के, जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं, उनमें से 24 स्मारक ऐसे हैं जो मिल नहीं रहे, खो गए हैं, और अब उन्हें ढूंढने के लिए एएसआई समिति बनाएगा। अब सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, अजीब लग सकता है, इसीलिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे है मामला। देखिए, 2013 में सीएजी जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसने एक परफॉर्मेंस ऑडिट किया था। मतलब वो उसने एक अंकेक्षण किया कि एएसआई कैसा काम कर रही है और उसके मॉन्यूमेंट्स में कैसा काम हो रहा है। तो उसको लेकर जो ऑडिट हुआ तो उसमें पाया गया कि देश में कुल 92 ऐसे स्मारक है। 1655 का उन्होंने निरीक्षण किया एएसआई के साथ, 92 ऐसे स्मारक थे जो मिल नहीं रहे थे। बाद में एएसआई ने 68 ढूंढ निकाले, लेकिन 24 मिल नहीं रहे। अब उनमें क्या क्या शामिल है, जैसे उत्तर प्रदेश में एक मिर्जापुर जो शहर है, वहां पर एक मंदिर है 1000 ईस्वी का, 1000 ईस्वी का, मतलब आज से करीब करीब 1000 साल पुराना। वो मंदिर का जो अवशेष है वो मिल नहीं रहे। ठीक है, 12वीं सदी का राजस्थान में 12 में एक मंदिर था, उसके भी अवशेष या वो मंदिर ही नहीं मिल रहा अब। ठीक है, एक इंचा वाला गुमटी है मुबारकपुर कोटला जो दिल्ली में पड़ता है, वो भी नहीं प्राप्त हो पा रही है। उसके अलावा जो 12 खंबा सेमेट्री है वो भी दिल्ली में है, वो भी नहीं मिल रही है। इसके अलावा हरियाणा में एक तो फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र है। तो फरीदाबाद में मुजेसर नाम की जगह है और कुरुक्षेत्र में शाहबाद नाम की एक जगह है। वहां पर कोस मीनारें थी, 2 अलग अलग, मतलब एक मुजेसर में और एक शाहबाद में, वो कोस मीनारें भी नहीं मिल रही, बताओ। तो अब ये 24 स्मारक मिल नहीं रहे, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट हमने बताए, 24 स्मारक नहीं मिल रहे। अब इनको ढूंढने के लिए एएसआई ने समिति का गठन किया है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक तो पार्लियामेंट की जो राज्यसभा की समिति है परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर, तो उस स्थायी समिति ने भी निंदा की है और बताया है कि भाई बहुत चिंता की बात है। और प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसने भी ये कहा है कि ये जो 24 स्मारक नहीं मिल रहे हैं ये बहुत चिंता की बात है और इसलिए इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो आज का द हिंदू विश्लेषण यहीं तक, कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।